नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोतों के बारे में। इस अध्याय के आखिरी भाग में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख इतिहासकार। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख इतिहासकारों में पहले हैं कर्नल जेम्स टोड। कर्नल टोड का जन्म 20 मार्च 1782 ईस्वी को इंग्लैंड के इस्लिंगटन नामक स्थान में हुआ। 1798 ईस्वी में टोड ने एक सैनिक रंगरूट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में प्रवेश किया। 1801 ईस्वी में उसे दिल्ली के पास पुरानी नहर की पैमाइश का काम सौंपा गया। 1805 ईस्वी में उसे दौलत राव सिंधिया के दरबार में नियुक्त अंग्रेज सैनिक टुकड़ी में नियुक्त किया गया। 1817 से 1822 ईस्वी के मध्य टोड को पश्चिमी राजपूत राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट के पद पर काम करने का अवसर मिला। इस अवधि में टोड ने राजपूत राज्य के इतिहास से संबंधित सामग्री को जुटाने का पूरा प्रयास किया। उसे राजपूत जाति एवं शासकों से इतना अधिक लगाव हो गया था कि उसके अधिकारियों को कंपनी के प्रति उसकी स्वामी भक्ति के बारे में संदेह उत्पन्न हो गया और 1822 ईस्वी में उसे स्वास्थ्य के आधार पर त्यागपत्र देना पड़ा। कंपनी की सेवा से अवकाश प्राप्त करने के बाद कर्नल टोड इंग्लैंड चला गया और वहां पर उसने अपने द्वारा एकत्रित ऐतिहासिक सामग्री को साहित्यिक कृति के रूप में प्रकाशित करने का निश्चय किया। उसके सुप्रसिद्ध ग्रंथ एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी पुस्तक में टोड ने इसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया भी दिया है, का प्रथम खंड 1829 ईस्वी में और दूसरा खंड 1832 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पश्चिमी भारत की यात्रा नामक ग्रंथ उसकी मृत्यु 1835 ईस्वी के बाद 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। टोड का एनल्स राजस्थान और राजपूतों के बारे में एक प्रकार का विश्वकोश है। इसमें केवल राजस्थान की ही नहीं अपितु भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की भी बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है जो यहाँ किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं मिलती। एनल्स के प्रथम खंड में राजपूताने की भौगोलिक स्थिति, राजपूतों की वंशावली, तत्कालीन सामंत व्यवस्था और वीरभूमि मेवाड़ का इतिहास है। दूसरे खंड में मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती के राज्य का इतिहास है। पश्चिमी भारत की यात्रा ग्रंथ में टोड ने इन क्षेत्रों का भ्रमण करते समय व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ राजपूती समाज में प्रचलित परंपराओं, अंधविश्वासों, आदिवासियों के जीवन, मंदिर, मूर्तियों, पंडे पुजारियों, घुमक्कड़ जातियों, अनहिलवाड़ा का इतिहास, अहमदाबाद तथा बड़ौदा के इतिहास के बारे में लिखा है। एक विदेशी होते हुए भी उसने राजपूत समाज में नीति नियम, शासन व्यवस्था, रीति रिवाज आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी, जिससे उनकी महान प्रतिभा का पता चलता है। टोड की इस मान्यता ने कि राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं है जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहां लियोनियस जैसा वीर पुरुष पैदा न हुआ हो, यूरोप वासियों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ होते हुए भी टोड का यह ग्रंथ दोषयुक्त है। राजपूत जाति के बारे में टोड द्वारा प्रस्तुत विवरण अपूर्ण है। आधुनिक विद्यार्थी के लिए उसका ग्रंथ संदर्भ मात्र रह गया है, क्योंकि यह वैज्ञानिक पद्धति से लिखा गया ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। आधुनिक काल में प्रशस्तियों, साहित्यिक ग्रंथों, मुद्राओं, प्राचीन लेखों तथा भग्नावशेषों के आधार पर जो अन्वेषण हुए हैं, उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं पर नूतन प्रकाश डाला है और कई अशुद्धियों के निराकरण में हमें उससे सहायता प्राप्त हुई है। कर्नल टोड को जाने क्यों मराठों से चिढ़ थी। राजस्थान में मराठा अभियानों के विवरण को उसने जिस ढंग से प्रस्तुत किया है वह अतिशयोक्तिपूर्ण है। इसी प्रकार कर्नल टोड ने राजपूत राज्यों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य होने वाले राजनीतिक आदान प्रदान का विस्तार से वर्णन नहीं किया है, जबकि उसे इसके बारे में पर्याप्त जानकारी थी और विभागीय कागजात भी उसकी पहुंच के अंतर्गत थे। यदि वह चाहता तो राजपूत राज्यों पर ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना के बारे में हमें विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी दे सकता था। दूसरे इतिहासकार हैं मूर्णोत नैन्सी का जन्म ओसवाल वैश्यों की मूर्णोत गोत्रीय शाखा में विक्रम संवत 1667-1610 ईस्वी में हुआ था। मूर्णोत घराना कई पीढ़ियों से मारवाड़ के राजघराने की सेवा में काम करता था। युवावस्था में नैन्सी को भी राज्य सेवा में ले लिया गया था।
उसकी सेवा का पहला उल्लेख महाराजा गज सिंह के काल विक्रम संवत 1689-1632 ईस्वी में मिलता है, जबकि उसे मगरा के उपद्रवी मेरों का दमन करने के लिए भेजा जाता है। इसके बाद विक्रम संवत 1695-1638 ईस्वी में नैन सिंह ने फलोदी के समीप बलोचों को पराजित किया और विक्रम संवत 1643 ईस्वी में उसे मालानी के महेश दास महेचा के विरुद्ध भेजा गया। विक्रम संवत 1705 में सोजत के रावत नारायण के दमन के लिए जो सेना भेजी गई उसमें नैन सिंह को भी नियुक्त किया गया। पोखरण विजय के बाद नैन सिंह को पोखरण के सैनिक थानेदार के पद पर नियुक्त किया गया। विक्रम संवत 1714, 1657-58 ईस्वी में महाराजा जसवंत सिंह ने नैन सिंह की वीरता और राजनीति आदि योग्यताओं से प्रसन्न होकर उसे अपना दीवान नियुक्त किया। लगभग 10 वर्षों तक नैन सिंह ने इस पद पर रहते हुए राज्य की अमूल्य सेवा की। जब औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए महाराजा जसवंत सिंह को दक्षिण में औरंगाबाद थाने में नियुक्त किया तो जसवंत सिंह अपने साथ नैन सिंह और उनके भाई सुंदरदास को भी लेते गए। वहां न जाने किस कारण से महाराजा नाराज हो गए और दोनों भाइयों को कैद की सजा दी गई। 1.5-2 वर्ष बाद उन्हें 1 लाख रुपया जुर्माना देकर मुक्त होने को कहा गया, परंतु इन्होंने दंड में 1 पैसा भी देना स्वीकार नहीं किया। इस पर उन्हें जोधपुर भिजवाने की व्यवस्था की गई, परंतु मार्ग में ही इन्हें मरवा दिया गया। वस्तुतः नैन सिंह की कैद और मृत्यु इतिहास और राजनीति की एक विस्मयजनक घटना है जिसका कोई विश्वस्त स्पष्टीकरण आज तक नहीं हो सका है। इसके संबंध में अनेक मत प्राप्त होते हैं। लेखक के रूप में नैन सिंह ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। एक का नाम है मुहता नैनसिरी ख्यात और दूसरे का नाम है मारवाड़ रा परगनारी विगत। इन दोनों में से ख्यात ग्रंथ अधिक प्रसिद्ध है। बाद के इतिहास लेखकों के लिए यह ख्यात सबसे अधिक लोकप्रिय एवं सहायक सिद्ध हुई है। इस ख्यात में ऐसी अनेक घटनाओं का विवरण है जो समकालीन या बाद में लिखे गए ख्यात ग्रंथों में नहीं मिलती। आचार्य बद्री प्रसाद साकरिया ने नैन सिंह की ख्यात की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार बताई हैं। जितने भी ख्यात ग्रंथ लिखे गए हैं वे प्राय एक राजवंश या एक राज्य विशेष के वर्णन तक ही सीमित हैं, किंतु नैन सिंह की ख्यात की यह एक अद्वितीय विशेषता है कि वह ऐसी सीमा में बंधी हुई नहीं है। उसमें मध्यकालीन राजस्थान के सभी राज्यों और प्रदेशों के अतिरिक्त सिंधु, गुजरात, मध्य भारत, महाराष्ट्र, हरियाणा इत्यादि देशों और उनके शासक एवं क्षत्रियों की 36 शाखाओं की उत्पत्ति के साथ विवेचन हुआ है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यों के परस्पर के और मुगलों के साथ में हुए युद्धों का वर्णन और उनके संवत मिति आदि का वर्णन ख्यात की अपनी अपूर्व विशेषता है। सांस्कृतिक दृष्टि से नैन सिंह की ख्यात का अत्यंत महत्व है। तीसरा है ख्यात के भौगोलिक वर्णन भी यथाप्रसंग उल्लेखित हैं, जिनमें नदियों के नाम, उनकी लंबाई, उनके मार्ग, पर्वतों के नाम, प्रदेश, जिले, परगने, गांव आदि का विस्तार व परस्पर की दूरी और उनकी स्थिति इत्यादि का वर्णन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ख्यात की एक अन्य विशेषता है पीढ़ियों का वृत्त संकलन। इतना बड़ा संग्रह एक जगह कहीं नहीं मिलता। इस संदर्भ में स्वर्गीय श्री ओझा जी ने लिखा है कि राजपूतों के इतिहास के लिए तो मुसलमानों की लिखी हुई फारसी तारीखों से भी नैन सिंह की ख्यात कहीं कहीं विशेष महत्व की है। राजपूताने के इतिहास में कई जगह है जहाँ प्राचीन शोध से प्राप्त सामग्री इतिहास की पूर्ति नहीं कर सकती, वहाँ नैन सिंह की ख्यात ही कुछ सहारा देती है। यह इतिहास का अपूर्व ग्रंथ है। नैन सिंह ने अपनी ख्यात में समाज, राजनीति और इतिहास से जुड़ी हुई अनेक छोटी मोटी महत्वपूर्ण घटनाओं का भी उल्लेख किया है, जो जनजीवन में लोक साहित्य बनकर लोक वार्ताओं के रूप में सामने आई है। नैन सिंह की दूसरी कृति है मारवाड़ रा परगनारी विगत, जो लगभग ख्यात के जितनी ही बड़ी है। इसमें नैन सिंह ने मारवाड़ के उस समय के सभी परगनों के गांव की आमदनी, जागीरी ठिकाने, उनकी रेख चाकरी, भूमि की किस्म, इकसाख्या, दुसाख्या, फसलों का हाल, तालाब, कुएं, कोसीटे, अरहट, गांव के जातिवार घरों की संख्या और उनकी आबादी और कृषक आदि जातियों की स्थिति का विस्तृत विवरण दिया है। यह ग्रंथ प्रादेशिक होने पर भी जोधपुर राज्य के इतिहास के लिए अत्यधिक महत्व का है। नैन सिंह और अबुल फजल। मुंशी देवी प्रसाद ने नैन सिंह को राजपूताने का अबुल फजल कहा है। अबुल फजल मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक था।
उसने अकबरनामा तथा आईने अकबरी नामक ग्रंथ लिखे, जिनके ऐतिहासिक महत्व को सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है। नैन सिंह ने भी 2 ग्रंथ लिखे। अबुल फजल ने अपने समय की राजनीति, कूटनीति, प्रशासन व्यवस्था तथा सैनिक अभियानों में महत्वपूर्ण भाग लिया था। नैन सिंह ने भी अपने राज्य तथा शासक की सेवा में रहते हुए इन गुणों का पूरा परिचय दिया। उपर्युक्त समानताओं के होते हुए भी दोनों के व्यक्तित्व तथा कृतित्व में बहुत अंतर है। अबुल फजल ने अकबर के आदेश से अपने ग्रंथों की रचना की और उसे मृत्यु पर्यंत अपने सम्राट का संरक्षण उपलब्ध रहा। उसे अपने ग्रंथों के लिए आवश्यक सामग्री एवं साधन एकत्र करने की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। इसके विपरीत नैन सिंह ने अपने इतिहास प्रेम एवं रुचि के कारण ऐसा किया। उसे अबुल फजल की भांति अपने स्वामी का संरक्षण भी उपलब्ध न हो पाया। नैन सिंह का ध्येय अपने शासक तथा शासकीय घराने का एकांगी अथवा प्रशंसात्मक वर्णन करना नहीं था। अबुल फजल ने अकबर की कमजोरियों तथा गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास किया है, परंतु नैन सिंह ने निष्पक्ष इतिहासकार की भांति अपने शासकों की कमजोरियों तथा अवगुणों का भी उल्लेख किया है। तीसरे इतिहासकार हैं कवि राजा श्यामल दास। महामहोपाध्याय कवि राजा श्यामल दास का जन्म मेवाड़ के छालीवाड़ा गांव में 1838 ईस्वी में और स्वर्गवास 1839 ईस्वी में हुआ था। उन्हें मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा शंभू सिंह ने उदयपुर राज्य का इतिहास लिखने को कहा और इसके लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की गई, जिसमें श्यामल दास जी के अलावा मौलवी अब्दुल गनी खां और बाबू राम प्रसाद जी को भी नियुक्त किया गया था। इस विभाग ने ऐतिहासिक सामग्री, शिलालेखों, दान पत्रों, सिक्कों, फरमानों तथा राजकीय पत्र व्यवहार आदि को एकत्रित किया और इस सामग्री के आधार पर श्यामल दास ने 1871 ईस्वी में वीर विनोद लिखना प्रारंभ किया, जो शायद 1892 ईस्वी के आसपास छपकर तैयार हुआ। 4 खंडों में उपलब्ध वीर विनोद 2259 पृष्ठों का विशाल ग्रंथ है। महाराणा शंभू सिंह और उनके उत्तराधिकारी महाराणा सज्जन सिंह ने वीर विनोद की रचना में पूरा सहयोग दिया, परंतु सज्जन सिंह के उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह ने किसी कारणवश इस ग्रंथ के प्रचलन पर रोक लगा दी थी। वीर विनोद मुख्य रूप से उदयपुर राज्य का इतिहास है, परंतु प्रसंगवश इसमें उन सभी राज्यों का इतिहास भी दिया गया है जिनका उदयपुर राज्य के साथ किसी न किसी रूप में संबंध रहा था। इस प्रकार यह ग्रंथ एक प्रकार से संपूर्ण राजस्थान का इतिहास है। राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ लेखक ने सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक अवस्था का भी विशद वर्णन किया है। भारत की ब्रिटिश सरकार ने श्यामल दास को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया और महाराणा ने उनको कवि राजा की उपाधि से विभूषित किया। इसके बाद उन्हें महामहोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि वीर विनोद राजस्थान के इतिहास की जानकारी के लिए एक अनमोल ग्रंथ है, परंतु इसकी प्रामाणिकता के बारे में संदेह व्यक्त किया जाता है, क्योंकि श्यामल दास ने उन स्रोतों का वर्णन नहीं किया है जिनसे उन्होंने ऐतिहासिक सामग्री एकत्रित की थी। इसके अलावा उन्होंने राज्य के संरक्षण में इस ग्रंथ की रचना की, इसलिए वे पूरी तरह से विशुद्ध इतिहास का निर्माण नहीं कर पाए। मराठों और अंग्रेजों के साथ राजपूत राज्यों के संबंधों का वर्णन एक पक्षीय ही कहा जा सकता है। चौथे इतिहासकार हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान के इस सुप्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकार का जन्म सिरोही राज्य के रोहिड़ा ग्राम में 1863 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के पास सिरोही में रहते हुए ओझा जी ने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद वे अपने बड़े भाई के पास बम्बई चले गए और मिडिल तथा हाई स्कूल की परीक्षा पास की। बम्बई से वापस आकर वे उदयपुर में बस गए, जहां तत्कालीन रेजिडेंट ने उन्हें सरकारी नौकरी में रख लिया। ओझा जी को उदयपुर में एक संग्रहालय के निर्माण का काम सौंपा गया। ओझा जी ने 20 वर्ष तक उदयपुर में नौकरी की। इसके बाद वे अजमेर में नियुक्त राजस्थान के रेजिडेंट कर्नल अर्शकीन के संपर्क में आए। अर्शकीन ने ओझा जी को अंग्रेजी सरकार की नौकरी देकर अजमेर बुला लिया। 1908 ईस्वी में उन्हें राजस्थान म्यूजियम का क्यूरेटर यानी अध्यक्ष बना दिया। ओझा जी ने इस पद पर 30 वर्ष तक कार्य किया। 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम उनका सिरोही राज्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। इसके बाद उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ के गुहिल, सिसोदिया राज्यों का इतिहास लिखा। इसके बाद ओझा जी ने बीकानेर राज्य का इतिहास लिखा।
फिर उन्होंने जोधपुर राज्य का इतिहास लिखना शुरू किया, जिसकी केवल 2 ही जिल्दें प्रकाशित हो पाई। महाराजा मान सिंह के उत्तराधिकारियों का इतिहास वे पूरा नहीं कर पाए। कछवाहों तथा चौहानों के इतिहास की ओर भी वे ध्यान नहीं दे पाए। उसी प्रकार जैसलमेर, भरतपुर और अलवर, करौली तथा टोंक के इतिहास की ओर ओजाजी विशेष ध्यान नहीं दे पाए। फिर भी ओजाजी प्रथम पूर्ण राजस्थान के इतिहासकार हैं। श्यामल दास जी ने उदयपुर का इतिहास लिखा और प्रसंगवश अन्य राज्यों का विवरण दिया, परंतु ओझाजी ने संपूर्ण राजस्थान के कलेवर को टटोलकर राजस्थान के इतिहास की रचना की थी। ओझाजी सुप्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। उन्हें लिपिमाला तथा स्थापत्य कला की विशेष जानकारी थी, इसलिए उन्होंने शिलालेखों को विशेष महत्व दिया और अपनी रचनाओं में उनका काफ़ी उपयोग भी किया। उन्होंने स्वयं घूम घूम कर तथा अन्य लोगों की सहायता से ऐतिहासिक सामग्री एकत्र करने में काफ़ी परिश्रम किया। राजस्थान के इतिहासकार के रूप में उनकी ख्याति अमर रहेगी और शोधकर्ताओं को उनकी कृतियों से प्रेरणा मिलती रहेगी। अन्य इतिहासकार। राजस्थान के इतिहास के उपयुक्त प्रमुख इतिहासकारों के अतिरिक्त सूर्यमल मिश्रण, मुंशी देवी प्रसाद, रामनाथ रत्नू, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ, जगदीश सिंह गहलोत, डॉक्टर दशरथ शर्मा, डॉक्टर M.L. शर्मा, महाराज कुंवर रघुवीर सिंह, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा आदि प्रबुद्ध इतिहासकारों ने भी राजस्थान के इतिहास के अनेक पक्षों को उजागर कर राजस्थान के इतिहास लेखन में अपना अपूर्व योगदान दिया। राजस्थान के इतिहास के स्रोत एवं इतिहासकार यह अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे नया अध्याय प्रागैतिहासिक राजस्थान लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।